सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है महामारी की आह कौन कर रहा गुमराह। दरअसल इस समय सभी लोग दुखी चल रहे हैं। सबके अपने अपने कारण हैं दुखी होने के। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारे आसपास हमारे प्रियजन एक एक करके हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। निजी तौर पर अगर अपनी भी बात करूं तो हमारे प्रिय साथी मध्य प्रदेश के पत्रकारिता का एक बड़ा नाम शिव अनुराग पटेरिया भी आज कोरोना से लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार हार गए। हम इस कार्यक्रम में सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत ही योग्य साथी कम उम्र में हमसे बिछड़ गया। लेकिन हम इस संदर्भ में दुखी हैं, बात केवल इतनी ही है, और लोग भी तमाम कारणों से दुखी हैं। और हमारा विषय आज इसी दुख को लेकर है, क्योंकि आज न केवल प्रदेश की, न केवल देश की, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली अर्थात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस समय दुखी हैं। और उन्होंने यह दुख बाकायदा पत्र लिखकर सार्वजनिक किया है। वह पत्र उन्होंने लिखा इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं बेहद दुखी हूं और दुखी होने का कारण आपकी पार्टी के नेताओं का आचरण है, जो कोरोना की इस महामारी के दौर में छोटे किस्म की राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने तकरीबन 4 पन्ने का पत्र लिखा है और उसके अंदर इस बात पर बेहद नाराजगी, दुख व्यक्त किया है कि कोरोना की इस लड़ाई के संदर्भ में जब देश मजबूती के साथ संघर्ष कर रहा है, आपकी पार्टी के तमाम नेता छोटी छोटी हरकतों के माध्यम से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करने की चेष्टा करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है या विपक्ष के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, या अगर विपक्ष के द्वारा यह चिन्हित किया जा रहा है कि किन मोर्चों पर सरकार के कदम युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तथ्यपूर्ण बातें नहीं हो रही हैं, तो क्या यह दुख का कारण हो सकता है। इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा के दुख के साथ दुखी हुआ जाए या जगत प्रकाश नड्डा स्वयं अपनी पार्टी के माध्यम से पहल करे केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने के संदर्भ में, जो इस समय देश के संदर्भ में मांग है। 4 साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम इस चर्चा को विस्तार देंगे। लेकिन यह सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मौजूदा परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है, इट इज मच इजियर टू बी क्रिटिकल देन टू बी करेक्ट। अर्थात सही होने की अपेक्षा आलोचना करना कहीं सरल है। बेंजामिन डिसरेल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ने हमें यह विचार सूत्र दिया था, जो सीधे तौर पर कहता है कि आपको सही होना कोई बहुत जरूरी नहीं है, बेहतर है कि आप आलोचना कर लें। तो जो पक्ष सत्ता में और चाहे जो पक्ष विपक्ष में है, उसके लिए बड़ी सहज होता है कि दूसरे के कदमों की आलोचना करना, बजाय इसके ये बताना कि सही क्या है या सही क्या करना चाहिए। तो इसी बात को विस्तार देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में 4 खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, उनमें ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, तकरीबन 7, 8, 9 बार के विधायक हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का चिर परिचित चेहरा अलका लांबा जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अलका जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, वह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत ब्रजमोहन अग्रवाल जी से करते हैं और ब्रजमोहन जी से समझने की कोशिश करते हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होने का गौरव जिनके पास है, जगत प्रकाश नड्डा, जो अपनी सौम्यता के लिए, सरलता के लिए, सहजता के लिए जाने जाते हैं, क्यों इतने दुखी हैं? ब्रजमोहन जी, थोड़ा रोशनी डालें आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दुख के संदर्भ में, पीड़ा के संदर्भ में, आहत होने के संदर्भ में। आज के सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार जी। और हिमांशु जी, मैं भी आपके बात में शामिल होते हुए शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे लगभग 40 सालों से मित्र थे और आपके माध्यम से भी मालूम पड़ा है कि वो नहीं रहे जी, तो उनके प्रति मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जी। सभी आज के अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व और पूरा देश जी कोरोना की महामारी, कोरोना के संकट से जूझ रहा है जी। ऐसे समय पर हमारी विपक्ष की पार्टी को, देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने 50 सालों से ज्यादा इस देश में राज किया है जी, उस पार्टी को रचनात्मक सहयोग की बात करनी चाहिए। रचनात्मक सहयोग की बात करने की बजाय वो पार्टी लगातार आलोचना करना, आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सुझाव नहीं दिया कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है जी। हम देख रहे हैं कि अभी हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाकर भोजन उपलब्ध करवा रहा है, सूखा अनाज बांट रहा है, दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है, हॉस्पिटल में भेज रहा है, वहां पर लोगों के लिए हेल्प डेस्क लगाई है। परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई काम नहीं कर रहे हैं। खाली मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्वारंटाइन सेंटर बनते हैं, वहां पर 300 फोटोएं नेताओं की लगाई जाती हैं सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में। तो कांग्रेस के लोग खाली फोटो लगाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग सेवा का काम नहीं कर रहे हैं। और जो सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए इसको बताना चाहिए। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात से दुखी हैं कि कांग्रेस के नेता अब कोवैक्सीन के मामले में कांग्रेस के नेताओं ने कोवैक्सीन की आलोचना कर दी, लोगों में वैक्सीन के प्रति भ्रम पैदा हो गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन नहीं भेजी जाए, हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन आ जाती तो 25 लाख लोगों को वैक्सीन और लग सकती थी। परंतु कांग्रेस के लोग हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं, देश के साइंटिस्ट का अपमान करते हैं, डॉक्टरों का अपमान करते हैं, जिस कोवैक्सीन को पूरी विश्व मान्यता देता है उसकी आलोचना करते हैं। और उसके कारण आज ये स्थिति हो रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है, उसकी बजाय लोग गांव से वैक्सीन लगाने वाले लोगों को भगा रहे हैं। आज हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में यह स्थिति है कि जो एपीएल के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। आज वहां पर बोर्ड टांग दिए गए हैं कि एपीएल के लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आए, हम सूचना देंगे कब आप आए। तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो सरकारें लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय लोगों को भ्रमित कर रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में नौजवानों को 18 से 45 साल के लोगों को वर्गों में बांट दिया गया कि ये अंत्योदय होगा, ये बीपीएल होगा, ये एपीएल होगा। अरे ये युवाओं को वर्गों में बांटने की आवश्यकता क्या है? आपको तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो तरीका है उसमें जो भी आएगा उसको वैक्सीन लगेगी। आपसे सवाल था ब्रजमोहन जी कि जगत प्रकाश नड्डा जी दुखी क्यों है? आपने अपने दुख बताने चालू कर दिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के संदर्भ में। कमोबेश ऐसे ही दुख जो है ना वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और केंद्र में बैठे हुए तमाम कांग्रेसी नेताओं के हैं, आपकी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के संदर्भ में। आपने कई सारे मुद्दे उठाए, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैक्सीन के संदर्भ में आपने कहा कि कोवैक्सीन के संदर्भ में सवाल उठा दिए, गलती कर दी, कोवैक्सीन के संदर्भ में सवाल उठाया। दूसरे ट्रायल के बाद ही आपने उसे लगाने के संदर्भ में दबाव के तहत अनुमति दिला दी। यही तो कहा गया कि तीसरे ट्रायल के जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक कोवैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। दुनिया के किसी भी देश ने कोवैक्सीन नहीं लगवाई। आप एक देश का नाम बता दें जिसको कोवैक्सीन पिछले दिनों में निर्यात हुई हो। कोविशील्ड एकमात्र वैक्सीन है जिसका निर्यात हुआ है, जिसको वैक्सीन मैत्री के तहत दिया गया। यह पहला बिंदु कि कोवैक्सीन के संदर्भ में। दूसरा, आपको कोवैक्सीन के संदर्भ में अगर कांग्रेस के कारण से टीकाकरण कुछ कम हुआ तो आपको तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए अलका लांबा जी का, सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, क्योंकि लोग टीका लगवाना चाहते हैं, आप वैक्सीन दे नहीं पा रहे हैं। सारी जगह से जो है नो वैक्सीन के बोर्ड देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ में इस समय संदीप मिश्रा जी बैठे हैं, वो दिल्ली से बताएंगे क्या हालात हैं। तो आपको तो आभारी होना चाहिए कांग्रेस का, अगर वैक्सीन के संदर्भ में थोड़ा लोगों ने ठिठके हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर दूसरी लहर के दौरान आपकी सरकार तमाम मोर्चों पर नाकाम दिखाई दे रही है, अगर आपकी सरकार लोगों को ऑक्सीजन दे पाने में नाकाम रही, अगर वेंटिलेटर के अभाव में लोग तड़प तड़प के मर गए, तो क्या ये सवाल अगर विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं? केवल इनका काम सरकार की पीठ थपथपाना होना चाहिए, इनका काम सरकार से एक जवाबदेही के तहत सवाल करना नहीं होना चाहिए। विपक्ष की लंबे समय तक राजनीति की है ब्रजमोहन अग्रवाल, क्या इस विचार के हामी है? सवाल आपसे। देखिए, मेरा कहना है कि आपको सुझाव देने चाहिए। आपको सवाल आज की परिस्थिति में राज्य में वेंटिलेटर हो इसकी व्यवस्था राज्य करेगा, राज्य में ऑक्सीजन हो इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य जो है, राज्य अपनी जिम्मेदारियों से भागकर केंद्र के ऊपर में आरोप लगाए। जो आप व्यवस्था नहीं कर सकते उसकी आप केंद्र से डिमांड कर सकते हैं। अगर दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश जी की सरकार है, अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो ये जिम्मेदारी पंजाब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां की सरकारों की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये तो मोदी जी सामने आकर, आगे आकर
पूरे देश की सरकार को राज्यों की जो विफलता है, राज्यों की जो असफलता है, राज्य जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र वेंटिलेटर उपलब्ध करवा रहा है, केंद्र रेमडेसिविर उपलब्ध करवा रहा है, केंद्र दवाइयां उपलब्ध करवा रहा है, केंद्र गाइडलाइन उपलब्ध करवा रहा है। आज केंद्र तो अपने स्तर पर सब काम कर रहा है, पर राज्य अपनी विफलताएं छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाए। ब्रजमोहन जी, मैं फिर माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। आपने जो सवाल किया कि राज्य अपनी विफलताएं छुपाने के लिए केंद्र पर बात कर रहे हैं, कितने राज्यों में सरकार है गैर भाजपा शासित की? गिने चुने राज्य। कांग्रेस के हिस्से में कुल 3 राज्य, बाकी 3 राज्यों में संयुक्त सरकार। नाकामी तो सब तरफ दिख रही है। तय बात है कि वो भाजपा शासित राज्य हैं जो नाकामी के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए जेपी नड्डा जी को दुख नहीं होगा? आपकी पार्टी को दुख नहीं होगा? दूसरा, आपने मुद्दा उठाया है सुझाव देने के संदर्भ में। इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने गुस्ताखी कर दी थी एक पत्र लिखने की, सुझाव लिखने की। आपने सुझाव की प्रतिक्रिया में सम्मान्य हर्षवर्धन जी ने उनकी इज्जत जिस प्रकार से उतारी है, उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मनमोहन जी के सुझाव के, मनमोहन जी को तो सम्मान दिया गया कि कम से कम कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जो सही बात करते हैं, जो सुझाव देते हैं, उनको सम्मान दिया गया। आज कांग्रेस की सरकार ने जो पूरे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया, आज उसका परिणाम है कि पूरे देश भुगत रहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार को आए हुए तो 6.5 साल हुए हैं, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और कांग्रेस की सरकारों ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना लचर बनाकर रखा, और वो लचर व्यवस्था का परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद और कोरोना के पहले संक्रमण के काल में, दूसरे संक्रमण के काल में जितने वार्ड लेवल पर, युद्ध स्तर पर जितनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, परंतु जितनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, मुझे लगता है कि उसके बारे में कांग्रेस पार्टी को आलोचना करने की बजाय सुझाव देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आलोचना की जगह सुझाव देना चाहिए। एक कोशिश की थी सम्माननीय मनमोहन सिंह जी ने, हर्षवर्धन जी ने कह दिया आपने सुझाव अपने पास रखिए, अपनी पार्टी के नेताओं को सुझाव देते ज्यादा अच्छा होता, हमें सुझाव देने की जगह पे। यह बाकायदा लिखित बयान देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने दिया। लेकिन मैं अलका लांबा जी के पास में आता हूं। अलका जी, आपकी पार्टी से बहुत दुखी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसी महामारी के दौर में आपको रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, सरकार के साथ हम कदम होना चाहिए, उनके प्रयासों में सहभागी होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, जिसके चलते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खेद के साथ, वेदना के साथ, दुख के साथ, दर्द के साथ 4 पन्ने का पत्र आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज रहा है? कहीं कुछ संवेदना है आप लोगों में? कहीं कुछ उम्मीद कर सकते हैं सुधार के संदर्भ में? देशवासी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग, ब्रजमोहन जी के दर्द को आप समझ पा रही हैं? अलका जी, क्या कहेंगी आप? डॉक्टर हिमांशु, मुझे कम से कम छोटी सी तसल्ली हो रही है ब्रजमोहन अग्रवाल जी के नाम के सामने पूर्व मंत्री देखकर, थोड़ी तसल्ली है। ऐसे लोग अगर सत्ता में होते तो मुझे लगता है कि आज देश के साथ छत्तीसगढ़ का भी बेड़ा गर्क हो रहा होता, है ना। जेपी नड्डा जी को पत्र लिखना चाहिए था, हम सबको उम्मीद थी लिख लेंगे, तो लिखना चाहिए था, पर कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं, देश के नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखना चाहिए था। देश से माफी मांगनी चाहिए थी अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी विफलताओं की वजह से। ये जो दूसरी लहर है उसको पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने यहाँ की सरकार के फेलियर को, दूसरी लहर को नजरअंदाज करने को और अपनी वाहवाही, अपना कंधा थपथपाने में एक जीत की घोषणा करके कि कोविड पे जीत हासिल कर दी। और हमें मालूम है इकोनॉमी का हमारा जो अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा फोरम है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जीत की घोषणा कर दी थी जी। आपको मालूम है। और 28 मार्च को यूएन के अंदर हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था 28 मार्च को कि प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी वैक्सीन अपने देश के लोगों को नहीं दी जितने उसने दूसरे देशों के लोगों को दे दिया, और 56 इंच का सीना जोड़ा हुआ। 7 करोड़ वैक्सीन हमारे देश से तब बाहर गई जब हमारे देश के एक आदमी को उसकी सख्त जरूरत थी। ये कह रहे लोग वैक्सीन नहीं लगवाना आना चाह रहे, ये अपनी नाकामी छुपा रहे, इनके पास वैक्सीन ही नहीं है। लोग तो लाइनों में लगे हैं, वैक्सीन केंद्र बंद हो रहे हैं। इनसे पूछिए गोवा के अंदर किसकी सरकार है, पूछिए इनसे। 26 लोग गोवा के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने से दम तोड़ा है कल, और ये बयान किसी और के नहीं, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री का है, जिन्होंने माना है कि गोवा छोटे से राज्य में 26 लोग ऑक्सीजन के बिना इन्हीं के सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ चुके हैं।
लाशें जो बहती हुई दिख रही है ना गंगा में, जी, वो बिहार से यूपी। किसका है सरकार बिहार में, किसकी सरकार यूपी में, किसकी सरकार देश में है? कौन कह रहा था गंगा मैया ने बुलाया, उसमें 150 लाशें तैर ही नहीं रही, उसे कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। आज वैक्सीन हो, ऑक्सीजन हो, आईसीयू बेड हो, लोग त्राहिमाम है, शमशान घाट कम पड़ गए। वाराणसी में आपने हमने देखा किस तरीके से इन्होंने वाराणसी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको जलते हुए जब कवरेज किया गया ना कि आप मौत के आंकड़े झूठे बता रहे हैं, मौतें इससे कहीं गुना ज्यादा है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी और सबने उसको दिखाना शुरू किया, तो इन्होंने आंकड़े सही नहीं किए, इन्होंने अपनी आंकड़ में उसको ढकना शुरू कर दिया, अपनी नाकामियों को। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1925 में बनी है, 3.5 लाख डॉक्टर है उसमें। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, पूछिए क्या उसमें देश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा? क्या उन्होंने चिंता नहीं जताई कि देश की सरकार ने पूरी तरह से इस दूसरी सुनामी जो आ रही थी उसे नजरअंदाज करके चुनावों को प्राथमिकता दी? आज दिल्ली के अंदर प्राथमिकता क्या है? जिनके घर में शादियां हैं ना, उनकी शादियां रद्द हो गई हैं, उनका जश्न मातम में बदला हुआ है। जो पैसा शादी पे खर्च होना था वो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड लेने में खर्च हो रहा है। लेकिन देश की सरकार का खर्चा आप देखिए कहां लग रहा है, 20,000 22,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है। सब कुछ रुक सकता है, वो नहीं रुक रहा है। और आपको मालूम है उससे क्या क्या बन सकता है? ये कहते हैं हमने क्या बनाया, इन्हें याद दिलाइए, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। इन्हें कहिए जहां 2 वैक्सीन में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया ना, वो दोनों वैक्सीन के 1965 में नेहरू जी ने स्थापित किए थे। आज यूपी के अंदर जहां वैक्सीन 2 करोड़ बनेंगी ना, अभी जहां पर पोलियो की अभी तक बन रही है, वो राजीव गांधी जी ने फाउंडेशन रखी थी जहां पर पोलियो वैक्सीन बनी, और आज वहीं पर आपके यूपी के बुंदेलखंड में आज हमारी कोरोना वैक्सीन बनेगी। ये हमें बताते, शर्म आनी चाहिए। देश को बर्बादी की तरफ ले गए हैं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना। और आज विश्व हमारे साथ ना खड़ा होता ना, 24 देशों ने हमें अगर मदद, आज जर्मनी से देखिए कितनी बड़ी ऑक्सीजन की मदद आई, छोटे छोटे ओमान जैसे छोटे से राज्य, डेनमार्क आपका, वो हमें मदद भेज रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी की हवाबाजियां, झूठ, और आज गायब है प्रधानमंत्री जी। कितने दिन हो गए अलका जी, आपने सारी विडंबनाओं पर दृष्टि दी, पर यह बताइए कि सरकार एक महामारी के दौर से गुजर रही है। जो दृश्य आप हिंदुस्तान के संदर्भ में बता रहे हैं, दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी यही दृश्य देखने को मिले। अमेरिका जैसी महाशक्ति के यहां पर भी ऐसी दृश्य देखने को मिले। आपसे सवाल यह है कि ऐसी महामारी के दौर में आपकी भूमिका क्या है, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते? रोज केवल और केवल सरकार की आलोचना करना? आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, संभावित भावी अध्यक्ष राहुल गांधी जी का काम क्या है? सुबह उठ के एक ट्वीट करना और केवल सरकार को लेकर अपने बयान जारी करना? क्या इसके माध्यम से ही विपक्ष की भूमिका पूरी हो जाती है? क्या कोई रचनात्मक दिशा देने के संदर्भ में यह देश आपकी पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं रख सकता? क्या कहेंगे अलका जी? क्या राहुल गांधी जी का योगदान इस महामारी के दौरान केवल और केवल नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठाने भर तक ही सीमित रहेगा, या इससे इतर भी कोई भूमिका हम देख सकते हैं? डॉक्टर हिमांशु, अदालतें हो जी, आप जैसा मीडिया हो जी, जो सच्चाई दिखा रहा है, जिसे स्वीकार करने को तैयार नहीं, और तीसरा विपक्ष जो मुट्ठी भर विपक्ष है, वो विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लेटर का आपने जिक्र किया, ये कहते सुझाव नहीं देते, सुझाव, इनकी जानकारी दुरुस्त की आपने, अच्छा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, सुझाव दिया, वैक्सीन का निर्यात बंद करिए, हमारे देश को सख्त जरूरत है। दूसरी और वैक्सीन कंपनियों को कंसीडर करिए, उत्पादन बढ़ाइए देश के अंदर, और जो कंपनियां उनसे परमानेंट लाइसेंस दीजिए। कितना भद्दा मजाक देश के जो है स्वास्थ्य मंत्री ने, जो जवाब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का जवाब किसे देना चाहिए था? आज के प्रधानमंत्री को, पीएमओ को। जवाब कौन देता है? हर्षवर्धन जी। और 4 पन्नों का लेटर लिखकर अपमानित करते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और अंत में उन्हीं की बातों को मानना पड़ता है इन्हें। अब उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक कब से बोल रहे हैं, आप बुलाइए। वो नहीं बुलाते हैं, तो नहीं बुलाते तो कांग्रेस अध्यक्षा ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, अपने मुख्यमंत्री, अपने सांसद, अपने नेताओं को बुलाकर, अपनी सरकारें जहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर चर्चा की कि देश में हम क्या कर सकते हैं। हमारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस, दिल्ली पुलिस इस समय भारतीय युवा कांग्रेस का दफ्तर पहुंच चुकी है। आप समझ रहे हैं पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? इन्हीं के सांसद को बेनकाब किया। किस तरह से एम्बुलेंसेज जो है, जिस एम्बुलेंस पे आज ये भारत सरकार पता है 28% जीएसटी ले रही है, वो एम्बुलेंस
सांसद निधि से धूल चाट रही थी, पप्पू यादव ने दिखाने की हिम्मत की तो वो जेल चले गए। आप समझ रहे हैं, ये जबान बंद करेंगे। हमारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में 22,000 देश में टीम है। एआईसीसी में हेडक्वार्टर खुला हुआ है, हमारा कंट्रोल रूम है, हर राज्य का दफ्तर कंट्रोल रूम में, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस सारे देश के कंट्रोल रूम में बदल चुके हैं। रोज लोगों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हर तरीके की हम मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका आरएसएस का संघ कहां है? करोड़ों का निक्करधारी कहां छुप कर बैठे? क्यों विजिबिलिटी नहीं है? मैं कहती हूँ विदेशों से जो आया है ना सारी सामग्री, इन लोगों ने इसमें मोदी जी का फोटो लगा के, अपने नेताओं का फोटो लगा के अपने घर में जमाखोरियां की हुई है, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलका लांबा जी का कहना है कि हम तो काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, युवा कांग्रेस के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा जी के पास आना चाहता हूँ। संदीप मिश्रा जी की पार्टी को भी बड़ी शिकायत है। दिल्ली में बैठे हैं, एक मॉडल मुंबई का लोगों ने देखा जहां पर केसेस बेशुमार रहे, लेकिन वहां पर बदहवासी देखने को नहीं आई। वहां पर लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए नहीं दिखे, वहां पर लोग बेड की तलाश में भटकते हुए नहीं दिखे। पर जिस केजरीवाल सरकार के संदर्भ में गुड़ गाते गाते नहीं थकते थे, एक 20,000 केसेस क्या है, 25,000 केसेस क्या है, पूरी दिल्ली को लकवा मार गया। उसके बाद सारे सवाल, सारे आरोप, सारे प्रत्यारोप केवल और केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में। क्या कहेंगे संदीप जी? देखिए, एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और विद्वत परिषद बैठा हुआ है। मैंने सुना, अलका जी को सुना और पूर्व मंत्री महोदय जी को भी सुना, और एक निष्पक्ष बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बड़ा सारगर्भित समय है कि इसमें आलोचनाओं का दौर नहीं है। ये आपने आज का जो कोट कहा शुरू जिससे किया विचार सूत्र से, वो वाकई कतिपय सत्य है, लेकिन इस सत्यता को मानने को तैयार कहाँ है? ये घमंड और पाखंड की सरकार में सुनने की हिम्मत कहाँ है? किसको सुनना चाहते हैं? इन्हें दुनिया के और देश के सबसे बड़े नेता आज मुझे याद आते हैं, माननीय अटल जी, जो सदैव अटल हो गए। उन्होंने कहा था, इन्हीं सरकार के मुखिया मोदी जी को कहा था, उन्होंने सलाह दी थी कि राज धर्म निभाओ। आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है उनसे कि राष्ट्र धर्म निभाओ। सुनते किसके हैं? किसकी सुन रहे हैं साहब? मनमोहन सिंह जैसा विद्वान व्यक्ति कह रहा है, जिसे उन्होंने कहा था कि ये रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये भाषा की मर्यादा थी मनमोहन सिंह जी के लिए। आज केजरीवाल जी ने उन्हें सलाह दी, सबसे पहले केजरीवाल जी ने सलाह दी थी कि इंग्लैंड से आने वाली जो फ्लाइट्स है उसे बंद की जाए। केजरीवाल जी ने सलाह दी कि जो आप विदेशों में मैत्री बना रहे हो, दाढ़ी बढ़ा के, वो नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में जो भारत के लोगों की जान को, सांसों को दांव पे रख रहे हो, वो शीशियां बंद करो। जो बिरयानी खाने के बाद पाकिस्तान चुप से चले गए हैं, अब छाती ठोक कर उन्हें वैक्सीन भी दे रहे हो। किस लिए अपने दुश्मन को सींच रहे हो? तीसरी बात, केजरीवाल जी ने यह कहा कि फॉर्मूला जो कंपनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, वो 2 कंपनियों की मोहताज क्यों रहे? क्यों रहे वो मोहताज 2 कंपनियों को? क्यों नहीं उसे आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में उसे व्यापक कर दिया जाए? क्यों नहीं मरते हुए लोगों को बचाया जाए? क्यों नहीं, जब हमारे देश में, हिंदुस्तान में विश्व गुरु बनने की आप ढिढोरा पीटते हैं और कटोरा लेके 24 देशों के आगे खड़े हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो? क्या चल रहा है इस देश में? आज मैं कहता हूं केजरीवाल जी ने 9,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी है। केजरीवाल सरकार के दोनों हाथ बांध रखे हैं। मैं कहता हूं ये तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री है, जिसे एक तरफ एमसीडी ने पकड़ रखा और एक तरफ मोदी जी ने पकड़ रखा है, फिर भी जनता उन्हें अभूतपूर्व मापदंड से दिल्ली का लाल केजरीवाल कहती है। अब कैसे कह रही है साहब? हर बात पे कल भी उन्होंने कहा, एक बहुत बढ़िया सलाह दी है उन्होंने कि हमें, जब पूरी दुनिया पहले कहती कि वी कैनेडियन, पूरी दुनिया पहले कहती कि वी अमेरिकन, बी ऑस्ट्रेलियन, तो हम भी इंडियन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों हम जोर से बोलते हैं भारत माता की जय? क्यों हम नहीं बचाते भारतीयों को? क्यों हम कतारों को लड़कता हुआ देख रहे हैं? मुझे आज सलाह देने वाले लोगों की बात चल रही है। नड्डा जी को आज सलाह देनी चाहिए थी, इस पर अफसोस करना चाहिए था कि जो कतार लगाकर कभी ऑक्सीजन और कभी वैक्सीनेशन बांट रहे हैं, इस पर उन्हें अफसोस नहीं हुआ। गंगा में लाशों का जो अंबार लगा, इस पर अफसोस नहीं हुआ। मरने के बाद भी जो डॉक्टर साहब इंतजार कर रही है लाशें, इस पर अफसोस नहीं हुआ। एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को साइकिल पर लाद के सौदा अदा के लिए ले जा रहा, नड्डा साहब को इस पे अफसोस नहीं हुआ। नड्डा साहब को क्यों नेहरू पे ही अफसोस होता है? क्यों सोनिया और कांग्रेस पे ही अफसोस होता है? क्यों अपने मोदी पे अफसोस नहीं होता है नड्डा जी को? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी आज पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, आज क्यों अपने गिरे? संदीप जी, आपने काफी सारी बात कह ली, लेकिन जो सवाल मैंने उठाया था, आपने कि रिक्शे पे ले जा रहा है, साइकिल पे ले जा रहा है बुजुर्ग को, इस पर बात कर ली। केंद्र सरकार के संदर्भ में आपने सारे आरोप लगा लिए, पर सवाल ये कि एक
अर्ध राज्य में तो आपकी भी सरकार है ना भाई, आपका राज होते हुए भी हमें देखने को मिली। दिल्ली की सड़कों पर भी लोग एक अदद बेड के लिए तरसते हुए दिखे। ऑक्सीजन के अभाव में दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोगों को मरते हुए हमने देखा। तो व्यवहार की हकीकत को तो आप जानते हैं। कैसे इतनी आसानी से केवल केंद्र सरकार पर जो है प्रहार कर ले रहे हैं आप, जब आपसे स्वयं अपना राज्य ना संभला, जो महज एक शहर के संदर्भ में है, एक अर्ध राज्य के संदर्भ में है, तो पूरे देश के संदर्भ में जो इतनी विविधता के साथ है, जिसकी भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इतनी विविधता है, इतनी दूरियां हैं, वहां के संदर्भ में आप सवाल कैसे कर ले रहे हैं? डॉक्टर साहब आपने बढ़िया बात कही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली का ढांचा क्या है। संसद में संशोधन करके केजरीवाल के पंख कतरने का काम किसने किया है? आप जानते हैं इस बात को? 3 मेयर बना के केजरीवाल के काम में रोड अटकाने तो फिर मेरा, मैं माफी चाहूंगा संदीप जी, फिर मेरा आपसे सवाल है, ये जो टीवी पे भर भर के विज्ञापन आप चला रहे हैं अपनी उपलब्धियों के, तो उसके लिए भी फिर एलजी को और केंद्र की सरकार को योगदान क्यों नहीं देते? कुछ अच्छा हो जाए तो वो हमने किया, और जो खराबी हो रही है हमारे हाथ बंधे हुए, दोनों चीजें कैसे हो सकती है? साहब एक सवाल के बाद दूसरा पूछे, एक सवाल का तो रहम बख्शे ना। 2 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को त्राईमाम कराने की गति किसने दी? आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखी होगी। ऑक्सीजन मांगने के लिए केजरीवाल जी ने हाथ जोड़े हैं कि दिल्ली के लोगों को बचा लो। ऑक्सीजन कैसे मिली? आज सर्वोच्च न्यायालय को दया आई, उन्होंने कहा कि मरते हुए लोगों को नहीं देख सकते। इस दया के आधार पर जो टास्क फोर्स बनी हो उसके दम पर बना। 9000 बिस्तर हमने बना रखे। अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो एक भी व्यक्ति को आज भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुनामी आई थी, ये सुनामी का दौर था, और सुनामी के दौर में केजरीवाल अकेला लड़ रहे थे। केजरीवाल को दबाने के लिए, हराने के लिए मोदी साहब और केंद्र का पूरा अमला डटा हुआ। बड़ा बयानों में अंतर है। आपके केजरीवाल जी आभार ज्ञापित करते करते नहीं थकते थे। पहले महामारी के दौर में अमित शाह के पीछे पीछे घूमते हुए हमने केजरीवाल जी को देखा, और बाद में आभार जताते हुए साहब बचा लिया बचा लिया बचा लिया। आज आप बता रहे हो कि उन्हें फेल कर रहे हैं। बहरहाल अलका लांबा जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं और उसके बाद में प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। जी अलका जी। डॉक्टर साहब, ये जो माफी चाहूंगी शब्द कह रही हूँ, क्योंकि ये शब्द अब सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होता है। बड़ा संघी और छोटा संघ का रिचार्ज, वो कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस के सामने, अगर देश में भाजपा के सामने हम विपक्ष है, तो दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। दिल्ली की अपने 25 साल की राजनीति, चाहे उसका राजनीतिक संघर्ष हो, सामाजिक संघर्ष हो, देखा है। मुझे नहीं मालूम है आम आदमी के प्रवक्ता कौन से राज्य से आते हैं, दिल्ली से हैं या बाहर से हैं। दिल्ली से होते तो हकीकत पता लगती। 800 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल का विज्ञापनों का बजट है। 800 करोड़। हम मानते हैं कि अब केंद्र की सरकार दिल्ली को ही नहीं, पूरे दूसरे राज्यों में, अपने ही राज्य कर्नाटक और गोवा को भी वो ऑक्सीजन देने में नाकामयाब हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से किसने रोका था? क्यों एक भी प्लांट अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य बजट से नहीं लगा पाए? इसका जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हर रोज ये या इनके उप मुख्यमंत्री लाइव आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटोशॉप करते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, विज्ञापन देते हैं। हर टीवी में, पूरे देश के अगर टीवी अखबार में एक नेता दिखेगा तो केजरीवाल, क्योंकि 800 करोड़ का बजट है। यहाँ पर अभी इन्होंने झूठ कोर्ट में बोला। द्वारका में एक अस्पताल शीला दीक्षित जी के समय में बनकर तैयार है। कोर्ट ने पूछा तो लिखित में दिया 250 हमने वहां पर कोविड अस्पताल बना दिया है। और जब कोर्ट ने टीम भेजी तो अस्पताल पे ताला लगा हुआ था। यहाँ पर दिल्ली में कहा हम मुफ्त राशन देंगे, 4 मई को कहा। आज आया है कि हम पैसा लेंगे राशन का। यानी कि सिर्फ झूठ। और बड़ा बड़ा ये जो बनाकर क्वारंटाइन सेंटर बैठे हैं ना, कोर्ट ने फटकार लगा दी है। सिर्फ बिस्तर है वहां पर, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वहां पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ नाम मात्र गए। कुल मिला के विफल रही है, ये कहना है अलका लांबा जी का। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि इस महामारी के दौर में जब जनता राहत के लिए इन नेताओं की तरफ देख रही है, इन सरकार की तरफ देख रही है, इन राजनीतिक दलों की तरफ देख रही है, तो समझ में कुल मिला के इतना ही आ रहा है कि सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि देखिए ये कितने खराब है। अपने आप को अच्छा बताने की हसरत कम है, पर दूसरे को कितना खराब बता सके इसकी हसरत ज्यादा है। क्या नड्डा जी के पत्र को भी आप इसी दृष्टि से देखते हैं? देखिए हिमांशु जी, इस पैनल में भी ये बातें दिख रही हैं जी। आलोचनाएं हो रही। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन सरकार की आलोचना की है, लांबा जी भी कर रही हैं।
मेरा आग्रह है आप थोड़ा अपना माइक्रोफोन ऊपर कर लेंगे प्रेम कुमार जी। जी, ये आलोचना कतई गलत नहीं है। आलोचनाएं तो होनी चाहिए और ये आलोचनाएं ही इस पूरी जो करेक्शन मेजर्स को ठीक कर सकते हैं। आप नड्डा जी की चिट्ठी को देखें तो देखिए कि कांग्रेस को तो देश में विपक्ष की पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं है जी। बीजेपी तो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं। इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं। आए दिन वो कांग्रेस पार्टी के नेता को पप्पू बताते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, उनको कुछ वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बिना उनके नाम के उनकी सियासत भी नहीं चलती। ये दोनों बातें साथ साथ चल रही। लेकिन आपका जो विषय है हिमांशु सर के आह और कराह, ये जो जनता जो कराह रही है ये क्यों है जी। देखिए, पहले वेब और दूसरे वेब जो आया कि आज राज्य सरकारें आपस में एक दूसरे से तुलना कर रही हैं, वो लड़ रही हैं आपस में, मैं आपसे बेटर हूं तो मैं आपसे बेटर हूं। लेकिन पहले दौर में ऐसी स्थिति नहीं थी जी। बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य जो है केंद्र का विषय, राज्यों का विषय होता है जी। लेकिन राज्यों का विषय होने के बावजूद वैक्सीनेशन विदेश में निर्यात तो करने राज्य नहीं जाता है जी। विदेश तो केंद्र सरकार करती है, या फिर इसके प्रोडक्शन का कितना व्यापक प्रोडक्शन हो इसका निर्णय तो केंद्र सरकार लेती है। अगर यह निर्णय इस देश में अगर 2 करोड़ वैक्सीनेशन जरूरी थे, दो खुराक के हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो इसके ऑर्डर अगर दिए ही नहीं गए तो आज राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की कमी होगी तो निश्चित रूप से होगी। आप देखिए 35 करोड़ का दिया जा चुका है ऑर्डर, 35 करोड़ में 18 करोड़ हासिल हो चुका सरकार को। हम देख रहे हैं आज 17.5 करोड़ बट भी चुका है और 29 करोड़ को का ऑर्डर पिछले दिनों दिया गया था, 29 अप्रैल को दिया गया था। तो 29 अप्रैल से लेकर के जो 17 करोड़ का ऑर्डर आएगा उसमें महीना 1.5 महीना लगेगा, जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो वैक्सीन की कमी तो अपने आप होगी। तो इसमें हम राज्य सरकार किसको दोष दें? आपके पास कम सप्लाई पहुंची तो बोर्ड लगेगा कि वैक्सीन नहीं है। तो इसमें हम राज्य सरकारों को दोष देने की स्थिति में जो है, वास्तव में यह केंद्र सरकार का दोष है कि इन्होंने समय से वैक्सीन के लिए ऑर्डर नहीं किया। वो टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स जो बना था पिछले साल, उसकी बैठक इस साल अप्रैल में होती है जनाब, और फरवरी और मार्च से हमारे वैज्ञानिक लगातार केंद्र सरकार को आगाह कर रहे थे कि दूसरा वेव आने, दूसरे वेव की आहट कौन सुनेगा? ये बहुत प्रमुख बात है, कौन सुनेगा? क्या अच्छा प्रेम कुमार जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि विभिन्न मोर्चों पर कहीं ना कहीं सरकार विफल हो रही है और इसके लिए उसे एक खलनायक की जरूरत है, तो वो खलनायक उसे कांग्रेस के रूप में चाहिए? क्योंकि आईएमए सवाल उठा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सवाल उठा रही हैं, जो टीवी पे तमाम तस्वीरें गाहे बगाहे दिख जा रही हैं, अगर गंगा में शव दिखाई दे रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर नो वैक्सीन के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारी विफलताओं के संदर्भ में कोई एक खलनायक चाहिए। तो क्या कांग्रेस उस खलनायक की जरूरत को पूरा करता है आज की तारीख में? इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी का यह पत्र अस्तित्व में आता है। कोशिश जेपी नड्डा जी की चिट्ठी की यही है जी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 15 दिनों में 4 विधायक मर गए हैं भारतीय जनता पार्टी, कोरोना से मरे हैं जी। और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आवाज बुलंद की है, सांसद, विधायक, इवन मंत्री संतोष गंगवार जी ने चिट्ठी लिख करके कहा है योगी सरकार से कि बरेली में क्या स्थिति है, वहां के लोग कैसे मर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से दूर है और उनमें बेचैनी नहीं, वो अपनी पार्टी में भले जुबान नहीं खोल पा रहे हो, ये उनका लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन उनको चिट्ठी तो जनता के दबाव में वो लिख रहे हैं। यूपी में सामने अब अगर लाशें गंगा में तैरेंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये पार्टी कहां से आ जाती है? अरे हमारे हिंदुस्तान के लोग बह रहे हैं गंगा में, अगर आवाज तो उठेगी। और हमें खुशी है कि बीजेपी के लोग भी आवाज उठा रहे और ये उठ रही है आवाज, ये आवाज उठ रही है। लेकिन प्रेम कुमार जी, मैं वो जो सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो मैंने अलका जी से भी पूछा था, कि क्या कांग्रेस खलनायक के स्वरूप में जो प्रस्तुत करने की कोशिश भाजपा कर रही है
उसमें राहुल गांधी और उनके साथी क्या मददगार की भूमिका नहीं निभा रहे? हर रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच महज एक ट्वीट करने से क्या इस देश की राजनीति की जरूरतें, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है कि राहुल गांधी रोज सुबह उठें, एक ट्वीट मोदी सरकार के संदर्भ में कर दें और इसके साथ माने कि उनकी सियासत के संदर्भ में जो जरूरतें हैं, जो उनकी पार्टी के लिए, इस देश के लिए इस समय जरूरतें हैं, वो पूरी हो जाती हैं? आपसे सवाल। अलका जी इस पर हस्तक्षेप करने जाते हैं, पर अलका जी आऊंगा, अभी मेरी थोड़ी बातचीत प्रेम कुमार जी से भी होने आने दें। जी मैं हिमांशु जी कह रहा हूं, निश्चित रूप से आपके सवाल बहुत गंभीर है और कांग्रेस को चुभने वाले हैं कि राहुल गांधी ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर सकते। मगर साथ साथ मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं देखिए। वो लोग अपनी प्रशंसा में, आत्म प्रशंसा में अपने उनके ट्वीट देख लीजिए, कंटेंट वही होता है, लैंग्वेज वही होती है, तस्वीर वही होती है, उसको वो एक दूसरे मीडिया सेल की तरह प्रचार कर रहे होते हैं। इसके बारे में भी तो कोई बात नहीं करता। राहुल गांधी तो दिख जाते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में वो दिख जाते हैं कि वो उनकी नाकामी भी दिखती है और उनका काम भी दिखता है। लेकिन ये चीजें नहीं दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी इतनी ताकत है, जिनके इतने मंत्री हैं, वो सब आत्मश्लाघा में लगे हुए, विदेशी अखबार का नाम की ये कॉपी करके वो प्रशंसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये क्या छोटा अपराध है? ये क्या छोटा अपराध है? ये प्रेम कुमार जी का सवाल है। बहुत ही चुपती हुई रग पर हाथ रखा है उन्होंने। मैं अलका जी का सुझाव लेता हूं, फिर ब्रजमोहन जी के साथ थोड़ा विस्तार से बात करने के लिए चलता हूं, क्योंकि तीन एक तरफ हैं और एक तरफ ब्रजमोहन जी हैं, पर ब्रजमोहन जी का तजुर्बा है, उम्मीद है कि जवाब मिल जाएंगे। जी अलका जी। नहीं, ब्रजमोहन जी अकेले कैसे हैं? देश में और कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत की एक नहीं, दो नहीं, गुजरात जैसे राज्यों में 4 बार सरकार है, अकेले नहीं है वो प्रवक्ता, और देश को जवाब आज उन्हीं को देना है, सत्ता में है। जवाब देना नहीं बनता तो हम तो कहते हैं इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं बनता जवाब तो देने पड़ेंगे, जवाब से नहीं भाग पाएंगे। जहां तक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की बात है, मात्र एक ट्वीट कर रही है, आपका कहना है कांग्रेस एक होकर काम कर रही है। लगातार तीसरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में फैसला हुआ कि हमारा अपना वॉर रूम, कंट्रोल रूम खुलेगा। उसी ने फैसला किया गुलाम नबी आजाद साहब के अधीन जो है 11 लोगों की कमेटी, देश में जो रिलीफ कार्य चल रहा है कांग्रेस के मुख्यालयों में, कांग्रेस कर रही है, भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है, ये सब राहुल गांधी जी की देखरेख में हो रहा है। राहुल गांधी जी कोरोना पॉजिटिव है, इलाज में है, इस बार की वर्किंग कमेटी में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन उम्मीद है जल्द ठीक होकर वापस लौटेंगे। लेकिन वो एक मात्र ट्वीट ही नहीं कर रहे, और अगर मैं ये कहूं कि मात्र एक ट्वीट भी कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा वो ट्वीट इनको कहां तक चुभ रहा है कि देश के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष को लेटर लिखते हैं और किसी राजनीतिक दल के अरविंद केजरीवाल जी को लेटर नहीं लिखते हैं। राहुल गांधी जी पर हमला करते हैं नड्डा जी, अरविंद केजरीवाल या दूसरे किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला नहीं करते। तो समझ आता है जो बोल रहा है उसका बोलना चुभ रहा है, इसलिए हमला उन्हीं पर हो रहा है। बोलना चुभ रहा है, राहुल गांधी का बोलना चुभ रहा है, ये अलका लांबा जी का कहना है। और राहुल गांधी पूरे कामों को कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव है, ठीक जल्दी ही ठीक होकर फिर हमारे बीच में सक्रिय रूप से भी दिखाई देंगे। लेकिन ब्रजमोहन जी कई सारे सवाल आप ही के संदर्भ में बारी बारी से ले लेते हैं। कितनी विफलताओं की स्मारक बनाएगी पार्टी आपकी और आपकी सरकार, यह सवाल है दूसरी महामारी के दौर में। लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को तरस रहे हैं, मोदी जी दिखाई नहीं देते, ये लोगों का कहना है, यही सवाल है। लाशें तैर गई गंगा में, कहां है प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का वक्तव्य, लोग जानना चाहते हैं। ब्रजमोहन जी, लोग जानना चाहते हैं वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 18 से 45 के संदर्भ में जिम्मेदारी से क्यों भाग गई केंद्र की सरकार, क्यों राज्यों के हवाले पे छोड़ दिए, ये जानना चाहते हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी आज पत्र लिख रहे हैं कि गरीब और वंचित वर्ग के संदर्भ में भाजपा शासित और एनडीए शासित राज्य जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस शासित राज्य भी कर रहे हैं, पर इस देशवासियों ने स्पष्ट बहुमत की सरकार आपकी पार्टी की बनवाई थी। 30 साल बाद एक नेता पर इतना भरोसा जताया देश की जनता ने, और उसके एवज में मिल क्या रहा है, एक वैक्सीन तक नहीं दे पा रहे आप। क्यों इतने संकीर्ण हो गए, क्यों इतने संकुचित हो गए, क्यों हाथ इतना तंग हो गया, क्यों दिल आपका इतना छोटा हो गया? ये सवाल तो उठेगा ना, राहुल गांधी ना भी पूछें, आम आदमी के जहन में भी सवाल है कि एक वैक्सीन देने में भी पीछे हट गई आपकी सरकार, जो कहती थी कि विश्व की महाशक्ति बनाएंगे हिंदुस्तान को। देखिए हिमांशु जी, मैं अलका जी के व्यक्तिगत प्रश्नों का तो मैं उत्तर नहीं दूंगा और मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाना चाहता।
जी, उन्होंने कितनी बार पार्टियां बदली हैं, कितनी बार रही हैं जी, पर आज अगर आप देखेंगे तो अगर देश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं तो क्या वो 7 साल की व्यवस्थाएं हैं? जी, देश में 50-60 साल तक किन पार्टियों ने राज किया? आज अगर हॉस्पिटल्स नहीं है, आज अगर वेंटिलेटर नहीं है, आज अगर बेड नहीं है, आज अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी, पिछले 1 साल के अंदर और पिछले 6 महीनों के अंदर, पिछले 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं वो व्यवस्थाएं किसने की है? जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने की है? और हमारे देश में एक परंपरा रही है कि जब देश संकट में होता है, जब युद्ध काल होता है, तब एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि संकट काल में देश की जनता को राहत पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने खाली आरोप लगाने का काम किया है। मैं तो छत्तीसगढ़ में देख रहा हूं, बाकी राज्यों में, राजस्थान में मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में पूछना चाहता हूं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जरा कांग्रेस की सरकारें बताए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 230 वेंटिलेटर केंद्र सरकार से आए, उनको हॉस्पिटलों में नहीं लगा। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर हैं, उनको चालू करने के लिए मैकेनिक नहीं है। पूरे देश में यही स्थिति है। और आज इस समय पर, इस संकट के काल में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम देश को एक करने की बात करते हैं, तो खाली आरोप प्रत्यारोप से काम चलेगा? आप जरा बताएं कि क्या क्या और किया जा सकता है, क्या क्या और करना चाहिए। आज 17 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में मिली। आज ये 17 करोड़ वैक्सीन जो मिली है उसको भी सरकारें लगा नहीं पा रही हैं। और केंद्र की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए एडवांस दिया उन कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए। आज राज्य की सरकारों को अपने राज्य के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मैं ब्रजमोहन जी थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा आपकी टिप्पणियों के संदर्भ में, बहुत सम्मान के साथ। 17 करोड़ वैक्सीन मिली है और राज्य लगा नहीं पा रहे, इस बात में तो कोई सच्चाई नहीं। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर अभाव में है। आप जिस शहर में बैठे हैं वहां के आधे वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले लग गए। एक दूसरा, 34,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था केंद्र के बजट में, दिए अब तक बामुश्किल 5,000 करोड़ रुपए गए हैं कंपनियों को। 34,000 करोड़ जो बजट में प्रावधान था, अगर आपने वो खर्च करने का दिल दिखा दिया होता तो ये विवाद ही नहीं आता कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, राज्य कितना खर्च करेंगे, केंद्र कितना खर्च करेंगे। बजट में होते हुए भी आपने बीच में ही ट्रैक बदल लिया। क्यों बदल लिया, लोग आज तक जान भी नहीं पाए। ब्रजमोहन अग्रवाल जी तो पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, 1989 से लगातार विधायक है। जनता का समर्थन, पार्टी का समर्थन आपके साथ में है। आप कारण खोज पाए। क्या ब्रजमोहन अग्रवाल निजी तौर पर इस बात से सहमति रखते हैं कि 18 से 45 साल तक के युवाओं को वैक्सीनेट करना इस देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या युवाओं के साथ में ये खिलवाड़ अपने आप में आने वाले भविष्य के लिए खिलवाड़ नहीं हो गया? ब्रजमोहन जी, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते आप? देखिए, 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, परंतु देश की जो आर्थिक स्थिति है, अगर देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर हम देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, अब 2 महीने का, पहले 6 महीने का अनाज मुफ्त में दिया, अभी 2 महीने का अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के खातों में पैसा भेजा जा रहा है। अगर पूरा पैसा वैक्सीनेशन में लग जाएगा तो बाकी कामों में भी पैसा लगना है। तो राज्य की सरकारों को कि 18 से 45-44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का पैसा राज्य सरकारें खर्च करे। अगर ये जो पैसा है राज्य का पैसा, वो भी देश का ही पैसा है, तो राज्य की सरकारों की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि 18 साल से 44 साल के नौजवानों के जीवन को बचाया जाए? अगर 44 से बाकी ऊपर के लोगों का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो राज्य सरकार को अगर ये जिम्मेदारी दी है, तो ये जिम्मेदारी को राज्य सरकारें क्यों नहीं निभा रही है? क्यों नहीं निभा रही है, ब्रजमोहन जी का सवाल है। पर ब्रजमोहन जी, एक सवाल और, जब इतनी ही पैसे की तंगी है, इतनी ही लाचारी है, इतनी तंग हालत है, तो फिर विपक्ष सवाल उठा दे रहा है कि ऐसी तंगी के दौर में, ऐसे भुखमरी के दौर में, ऐसे कष्ट भरे हालातों में ये इतनी बड़ी इमारत सेंट्रल विस्टा की बनाने की जरूरत क्या है? क्यों उसमें 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं? देश के 18 से 45 साल तक के युवाओं का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। लेकिन एक भव्य इमारत दिल्ली के बीचों बीच इसी समय पर जरूर बनना चाहिए, 2022 तक ही बनना चाहिए। इसकी अनिवार्यता के संदर्भ में ब्रजमोहन जी जैसे संसदीय ज्ञान के मर्मज्ञ क्या रोशनी देंगे? मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप मुझे बता दें अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ है। वो पैसा आज के समय पर खर्च नहीं हो रहा है, और हमारे देश के गुलामी के जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को समाप्त कर देश के स्वाभिमान को जागृत करना,
हमारे देश के 75 साल आजादी के पूरे हो रहे हैं, अगर हमारे देश के निर्मित अगर कोई भवन बन रहा है, परंतु क्या पैसे उसमें आज लग रहे हैं? आज वैक्सीन के लिए जो पैसे हैं क्या उसमें लगाए जा रहे हैं? ऐसी स्थिति नहीं है। और 22,000 करोड़ में आज की स्थिति में जो मेरी जानकारी में 2,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। खाली उस मुद्दे को उठा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज वैक्सीन के लिए पैसे की कमी ऐसा नहीं है। आज देश का बजट 20 लाख करोड़ का बजट होता है, और 20 लाख करोड़ के बजट में अगर कोरोना के समय पर जीएसटी नहीं मिल रहा है, देश में अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, ऐसे समय पर हमको राज्यों के ऊपर में कुछ आर्थिक भार डालना ये कोई गलत है क्या? राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है, यह ब्रजमोहन जी का तर्क है। ब्रजमोहन जी का मानना है कि जो नागरिक हैं वो केवल देश के नहीं, राज्यों के संदर्भ में भी एक जिम्मेदारी की अपेक्षा आप राज्य की सरकारों से कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा को लेकर इतना विवाद किस लिए है? अभी कौन से पूरे पैसे लगे जा रहे हैं? अगर बन रहा है, देश के लिए बन रहा है, तो तमाम मुद्दों पर ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने अपना नजरिया दिया है। अलका जी को बहुत आपत्ति थी उनके बोलते समय पे भी। अलका जी, अब मौका है, आप खुलकर अपनी बात रख सकती हैं, लेकिन मैं आग्रह इतना ही करूंगा कि ब्रजमोहन जी भी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, तो हम लोग मुद्दे पर रहे, ना व्यक्ति पर जाने के। इस आग्रह के साथ आप अपनी बात रखें। ब्रजमोहन अग्रवाल जी बहुत सीनियर हैं, अनुभवी हैं। हमें तो उम्मीद थी कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ और देश की जनता के साथ खड़े होकर अपनी सरकार को देश हित में आईना दिखाएंगे। ये कह रहे जीएसटी कम हुआ है, इनकी जानकारी गलत है। अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड ब्रेक जीएसटी कलेक्ट किया भारत सरकार ने 1,41,000 करोड़ का। और ये जो बजट कह रहे हैं ना कितना खर्च हुआ है विस्ता में या मोदी महल में, इन्हें बताइए। 20,000 करोड़ का बजट बनकर रखा हुआ है। अलग बात है कि एक दिन में नहीं, किश्तों में कभी 2,000 करोड़ का काम होगा 20,000 करोड़ में से, कभी 4,000 करोड़ का होगा। तो ये बजट रख लिया गया है, आप समझ रहे हैं। और ये कह रहे हैं राज्य भी कुछ करे। अरे राज्य से पेट्रोल में एक्साइज आप ले रहे हैं, जीएसटी आप ले रहे हैं, आप वैक्सीन के ऊपर 5% वैट सरकारों से ये ले रहे हैं। ब्रजमोहन जी, मैं आ जाऊंगा आपकी बात सुनने के लिए। जी अलका जी, अपनी बात पूरी कर लें जी। और 12% जो है, 12% टैक्स जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार रेमडेसिविर पे लगा रही है, ये राज्य सरकारों को देना हो रहा है। और एम्बुलेंस पे पता है 28% जीएसटी। ये तो महामारी के दौरान लड़ने वाले हथियार हैं हमारे। आपने वेंटिलेटर के ऊपर, रेमडेसिविर के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर इतना 5 और 6,000 करोड़ रुपया कमा रही है केंद्र की सरकार इन उपकरणों पर जीएसटी लगाकर। वो जा कहां रहा है? 8,000 करोड़ का वीवीआईपी जहाज खरीदा जो बेकार पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को यूएन में जाना था सभा को संबोधित करने, महामारी है नहीं जा पा रहे, हवाई जहाज पड़ा है। विस्ता प्रोजेक्ट जो है अगर उसे रोक दें तो क्या होगा, मैं आपको बता रही हूँ, उससे फायदे बता रही हूँ इन्हें। अगर वो विस्ता प्रोजेक्ट रुकेगा 20,000 करोड़ का, तो उससे 62 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे पाएंगे, 22 करोड़ मुफ्त रेमडेसिविर खरीद के लोगों को दे पाएंगे, 3 करोड़ 10 लाख ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के दे पाएंगे, और 13 नए एम्स इस 20,000 करोड़ के उस बजट में। अलका जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आंकड़े बड़ी आसानी से बताए जा सकते हैं, पर देश अपनी जिन उपलब्धियों पे गर्व करता है वो ये सारी चीजें होती हैं। आपको बड़ी आपत्ति, 8,000 करोड़ का विमान खरीद लिया। जब मनमोहन सरकार थी उस समय वीआईपी के लिए जो हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, उस पर भी क्या ऐसी आपत्ति अलका लांबा जी को रहती है? क्या इस देश के संदर्भ में जो 135 करोड़ का देश है, उस देश का मुखिया एक सुरक्षित जहाज में चलने का भी अधिकारी नहीं हो सकता? क्या 70 साल की आजादी के बाद, 75 साल की आजादी के बाद यह देश इस लायक भी नहीं बन पाया कि देश का प्रधानमंत्री एक सुरक्षित संसाधन के साथ विश्व के स्तर पर उपलब्धि दिखा सके? क्या इसके संदर्भ में आप कहेंगी, क्या सोनिया गांधी जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे क्या इस प्रकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नहीं खरीदे गए थे? क्या आपकी राज्य की जहां सरकारें कांग्रेस की रही उन्होंने कभी विमान नहीं खरीदे? बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी के समय भी खरीदे गए, लेकिन 8,000 करोड़ का एक वीवीआई मात्र प्रधानमंत्री के लिए नहीं। और दूसरी बात, तब क्या माहौल था? माहौल की बात है, प्राथमिकताओं की बात है। तब माहौल जश्न का था।
हमारी इकोनॉमी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी टाइम पर बहुत बढ़िया कर रही थी, बहुत से प्लान थे हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, बेहतरी है, माहौल अच्छा है, हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन आज माहौल अच्छा नहीं है, आज अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, आज आपकी प्राथमिकताएं, आपका जो पैसा है, आज आपको वो कहां खर्च करना है, ये आज गंभीरता से सोचने की जरूरत है। गंभीरता से सोचने की जरूरत है। माहौल बदला हुआ है। अलका जी की बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि अभी देश का माहौल क्या है, चुनौती क्या है, इस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या है, इसलिए ये सारे सवाल हैं। ब्रजमोहन जी को आपत्ति थी जब अलका जी बोल रहे थे। ब्रजमोहन जी, सारे विषय इस संदर्भ में कि आज के इस दौर में सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। क्या इस दौर में भवन बनाना ज्यादा जरूरी है या लोगों को चिकित्सा के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये सवाल है। कुछ कहेंगे आप? जी ब्रजमोहन जी। हाँ हिमांशु जी, जी क्या विमान का ऑर्डर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले दिया जाता है? जी। कितने साल पहले विमान का ऑर्डर मिलता है, दिया जाता है जी। क्या इनकी जानकारी में यह नहीं है? ला विस्टा का प्रोजेक्ट क्या 1 दिन में बना है? कितने सालों की तैयारी के बाद में तैयारी हुई है जी। ये कोई हर चीज को कोरोना से जोड़ देना, महामारी से जोड़ देना, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप सरकारी पार्टी के, सरकार से जुड़े हुए लोगों से रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि सरकार के बजट में जो प्रोविजंस होते हैं वो कोई 1 दिन के लिए नहीं होते, वो सालों साल के लिए होते हैं। अगर एक कोई चीज आती है तो 1 साल नहीं, वो 10 साल, 20 साल, 50 साल काम करती है। अगर एक हमारा संसद भवन बनेगा तो पिछला संसद भवन हमारी गुलामी की निशानी थी, वो 75 साल बाद कोई नया संसद भवन बनेगा। अगर एक विमान आया है तो 10 साल चलेगा। परंतु इनको हर चीज को कोरोना से जोड़ देना, अगर सरकार की आलोचना करना है तो उसमें कुछ भी बोल देना। तो एक सवाल है आपसे, क्या आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार नेतृत्व कहीं पीछे रह जा रहा है? क्या आपको अपने प्रिय नेता की वैसी उपस्थिति मोर्चे पर दिख रही है जैसी महामारी की पहली लहर के दौरान थी? क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का क्रिटिसिज्म आपको पहले होते हुए दिखा जो इस बार हो रहा है? क्या ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स हैं, लैंसेट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम संस्थाएं आपकी रणनीति पर, आपके तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार नए सिरे से आपको आत्मचिंतन की जरूरत है इस लड़ाई के संदर्भ में? आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को, बजाय इसके कि विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जाए? क्या ब्रजमोहन जी का अनुभव स्वयं यह बोध नहीं करा रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, विचार की जरूरत तो है? हिमांशु जी, आप भी हैं यहां पर, मैं भी यहां पर हूं। क्या देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को इस प्रकार का भयंकर कोरोना का संक्रमण आएगा, यह किसी को आभास था? यह किसी को भी आभास नहीं था। मुझे मालूम है पिछला संक्रमण था, उस संक्रमण में धर्मशाला में जैसे लोगों को रखा जाता है, क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनकी छुट्टी हो जाती थी। आज लोगों को ऑक्सीजन के बिना, आज लोगों को बिना वेंटिलेटर के, आज बिना रेमडेसिविर के लोगों का जीवन नहीं बचाया जा रहा है, बच पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र की सरकार गंभीरता के साथ में काम करे, यह सब की उम्मीद होना स्वाभाविक है। परंतु इस संकट के समय पर अगर शांत रहकर पूरे देश की व्यवस्था को संभाला जा रहा है, मुझे लगता है कि आज के समय पर पूरी सेना को लगाकर, पूरे देश की सरकार को लगाकर, विदेशी हमारे दोस्तों को सहयोग लेकर अगर पूरे देश में संकट के, महामारी के समय पर सबको साथ में लेकर काम किया जा रहा है, तो हमको तो ये सुझाव देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक शासन में रही है, और कहां से क्या मिल सकता है, और कहां से क्या सहयोग हो सकता है, और लोगों के जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, ये सुझाव अगर दे तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी। एक सवाल है मेरा आपसे, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप सबसे सहयोग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कांग्रेस बताए, विपक्ष बताए, पर आपकी पार्टी, आपके नेता कब इनसे सहयोग लेंगे? तरस रहे हैं विपक्ष के नेता कि कब प्रधानमंत्री जी हम सबको बुलाएं, बात करें, संवाद करें और एक साझा रणनीति के तहत देश इस लड़ाई को लड़े। कब आमंत्रण मिलने की उम्मीद कर सकते हैं ये विपक्ष के नेता? ब्रजमोहन जी, आप सबका साथ की बात कर रहे हैं ना, साथ के लिए तैयार बैठे हैं, कोई सुने तो सही, कोई बात तो करे। ब्रजमोहन जी बता सकते हैं कब बुला लिए जाएंगे ये विपक्ष के नेता बातचीत के लिए? प्रत्यक्ष ना सही, वर्चुअली ही कर लें। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक देश के सभी नेताओं के साथ में की है, देश के सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ में की है,
जो संक्रमित प्रदेश, ज्यादा संक्रमित प्रदेश है, उनके साथ में की है और उनके साथ में बातचीत कर उनके सुझाव लिए हैं। मैं माफी चाहूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी, पर दूसरी लहर के दौरान सर्वदलीय बैठक अभी तक तो कम से कम होती हुई हमारी जानकारी में तो नहीं आई। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद बिल्कुल अलग बात और सभी दलों के साथ संवाद अलग बात, लेकिन हम अपनी बातचीत को एक सिरे पर ले जाना चाहते हैं। संदीप मिश्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली आपके हवाले है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है उसके संदर्भ में आपकी पार्टी भी खासे निशाने पर रहती है। क्या इस महामारी के दौर में उम्मीद कर सकते हैं आपसे एक नई पहल के संदर्भ में पत्र आपकी पार्टी को संबोधित होगा? देखिए, ये चिट्ठी पाती और दिया बाती की सरकार है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। कभी ताली और थाली बजाकर इन्होंने काम किया, अब चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। चिट्ठी किसे लिखनी चाहिए और क्यों लिखनी चाहिए, ये भी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। चिट्ठी हमने लिखी थी, केजरीवाल सरकार ने लिखी थी, 1,34,00,000 डोज मांगी थी कि वैक्सीनेशन चलता रहे। कंपनियों ने हमें जवाब नहीं दिया, बल्कि केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने हमें जवाब दिया कि आपको नहीं मिलेगा। कल फिर हमें जवाब दिया गया कि हम कंपनी के द्वारा कि हमें अधिकारी बताएंगे केंद्र सरकार के, तब हम देंगे। आज हमारे 100 से ज्यादा सेंटर नौजवानों को बचाने के लिए जो खोले गए थे, आज उनमें ताला लग गया है। देश दिल्ली, जिसे यंगिस्तान कहते थे, काली पीट पीट के मोदी जी दुनिया भर में, आज वो यंगिस्तान मर रहा है, तड़प रहा है, तरस रहा है कि उसे एक जीवन चक्र मिल जाए। मोदी जी ने ताले लगवा दिए। साहब, मैं कहता हूं, ये दिया दिवाली की सरकार नहीं है, चलनी चाहिए। हमने ही सबसे पहले सेना को लगाने की मांग की थी। हमने ही सबसे पहले ये कहा था कि टास्क फोर्स बनाया जाए। केजरीवाल साहब ने ही सबसे पहले बताया था कि राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। केजरीवाल साहब ने आगाह किया था कि अब बचा लिया जाए, हिंदुस्तान को बचाने का वक्त है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, टास्क फोर्स बना चाहिए। हमने ये सलाह दी है, हम ही लग रहे हैं, हमें ही खींचा जा रहा है। और रही बात, अलका जी मुझे कह रही थी कि मैं इन्हें पहचानती नहीं, पता नहीं कौन। मुझे नहीं लगता कि पूरे 2 करोड़ दिल्ली वालों को ये पहचानती होंगी। मुझे उम्मीद है ये झाड़ू के निशान को जरूर जानती होंगी। जब ये हाथ का पंजा छोड़ के आई थी तो उसी झाड़ू के निशान के दम पर केजरीवाल के नाम पर ही पहली बार विधायक बनी और पूर्व विधायक तक का सफर किया। लेकिन साहब सुनिए, आज की स्थिति में क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता भी नहीं है कब तक कांग्रेस में रहेंगी और कब फिर कहीं चली जाएंगी। मैं संदीप जी फिर आपसे आग्रह करूंगा, मेरा व्यक्तिगत दिलचस्पी में टिप्पणियों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, निजी तौर पर टिप्पणियां करके कुछ हासिल नहीं करेंगे। हम अपनी बातचीत को किसी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ में हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय पर पत्र के माध्यम से कुछ रचनात्मक करेगी या इस प्रकार की सियासत का संदेश ही पत्रों के माध्यम से देती रहेगी? क्या कहेंगे प्रेम कुमार जी? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के अंत में आप? देखिए हिमांशु जी, पत्र तो ये सियासी हथकंडे होते हैं, पब्लिक में अपने परसेप्शन बनाने के लिए ये राजनीतिक हथकंडे। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, देश की सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक जो है आज नहीं होगी तो कब होगी? आज आपदा में नहीं अगर हम बैठेंगे और बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये पहल करना फौरी आवश्यकता है। आपको याद होगा चाइना का जब हुआ था सीमा पर, जिसको हम हमला बोले, युद्ध बोले, जो भी बोले, तो उस समय भी बहुत लेट से लेकिन एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस समय ये बयान आया था प्रधानमंत्री जी का, कोई घुसा हुआ नहीं है। मैं हास्य में ही कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी बोल बैठे कि कोरोना आया ही नहीं। मैं हास्य में बोलता हूं, गंभीरता में नहीं बोलता। लेकिन सर्वदलीय बैठक जो है ये बहुत वक्त की आवश्यकता है। तभी आप राज्यों के साथ बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, आप केवल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हमारी सुनते नहीं है। तो इन चीजों को आप बैठ करके ही निदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम अपने बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो सच यह है कि इस समय संवाद की जरूरत है, पत्र की नहीं। जेपी नड्डा और सोनिया गांधी जी एक ही शहर में रहते हैं। अगर वास्तव में ही संवाद चाहते हैं तो दूरी दिलों के स्तर पर है, भौगोलिक रूप से नहीं। बेहतर होगा अगर वाकई ये महामारी का दौर है, वाकई ये संक्रमण का दौर है, वाकई ये संकट का दौर है, तो ये तमाम राजनीतिक दल चाहे छोटे हों या बड़े, ये मन के स्तर पर बड़े हो बनकर दिखाएं और एक साथ बैठकर देश की एक दिशा तय करें। देश एक दिशा में चलेगा तो शायद ये जंग जीत लेगा, नहीं तो कोरोना से जंग जीतना तो दूर की बात है, कहीं हम आपस में एक दूसरे से लड़कर ही ना हार जाएं, ये आशंका अब मन में घर करने लगी है। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है,
केंद्र की सरकार है, इसलिए पहल करने की जिम्मेदारी तो उसी की है। देखें यह पहल उनके द्वारा होगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर एक दूसरे के संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप की सियासत को ही समर्पित है। बड़ी ईमानदारी से कहा है शायर ने कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये कहा था, ये राजनीतिक दल और इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि केवल इस शेर पर विचार कर लेंगे ना तो उत्तर निकल जाएगा, और वो जो उत्तर निकलेगा वो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत जरूर बना जाएगा। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।